अब बात करते हैं पार्ट टू की बात करेंगे। पार्ट टू ऑफ व्हाट? पार्ट टू ऑफ GS3 टेस्ट नंबर 2, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द एक्सपांडिंग डिजिटल लैंडस्केप ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉल फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग रेजिलियंस एजेंट्स और बिल्डिंग रेजिलियंस अगेंस्ट साइबर अटैक्स। कमेंट। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एंड दी अटैक टू दी साइबर अटैक्स की बात हमको करनी है। तो इंटरनल सिक्योरिटी से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लैरिटी आती है तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने से पूछा गया ये समझ आता है। द एक्सपांडिंग डिजिटल लैंडस्केप ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉल्स फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग रेजिलियंस अगेंस्ट साइबर अटैक्स। कमेंट। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और विथ रिलायंस ऑन क्रिटिकल सिस्टम्स सच एज सर्वर्स, कंप्यूटर एंड मोर। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, और रिलायंस ऑन क्रिटिकल सिस्टम जैसे सर्वर, कंप्यूटर एंड मोर। उसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे अबाउट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द वल्नरेबिलिटीज दैट इज प्रेजेंट इन द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे साइबर अटैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। So vulnerabilities of the critical information infrastructure to cyber attacks, एंड हमको उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस देने हैं, मेजर्स जो कि हम ले सकते हैं जिससे हम क्या कर पाए, जो साइबर थ्रेट्स है उसको कम कर पाए। सो मेजर्स टू टैकल साइबर अटैक्स। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर कंक्लूड करेंगे बाय समिंग अप जो हमने पूरा बताया है उसके साथ। ओके, सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द आईटी रिसोर्सेज ऑफ ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड UPI मैनेजिंग एंटिटी। जो NPCI है ना, उसको बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में यहाँ पे ये न्यूज़ में थे और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया, बट ये नहीं पता होना चाहिए कि भाई क्या हुआ है, हमसे ये पता होना चाहिए कि उसमें दिक्कतें क्या है और इसमें सॉल्यूशंस क्या दे सकते हैं। ओके, सो हम इंट्रोड्यूस करेंगे मेंशनिंग दैट रिसेंटली the government of India has declared IT resources of ICICI bank, HDFC bank and UPI managing entity NPCI as critical information infrastructure। ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ बॉडी हम बात करेंगे कि सेक्शन 70 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिफाइंस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कंप्यूटर रिसोर्स incapacitation or destruction of which shall have a
डिलिबरेटिंग इम्पैक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यार। तो बॉडी में सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। सो सेक्शन 70 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 defines critical CII as a computer resource, the incapacitation or destruction of which shall have a debilitating impact on national security, and a computer resource the incapacitation of which shall have a debilitating impact on national security, economy, public health और सेफ्टी, है ना। अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ साइबर थ्रेट्स की, हमने बात कर लिया, वो डेफिनेशन की बात कर ली भाई कि हाँ यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। वल्नरेबिलिटीज ऑफ द CII टू साइबर अटैक्स। और यहाँ पे हम सोर्सेस ऑफ साइबर अटैक्स की बात करें, सोर्सेस ऑफ साइबर अटैक्स। सो फॉरेन कंट्री, ना सबोटेज ग्रुप्स और इंटरनल डिससेटिस्फाइड फैक्टर, हैकर्स, टेररिस्ट, फॉरेन कंट्रीज, है ना, ये सब है हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। सो इंडियाज इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट CII फ्रॉम साइबर अटैक। इंडियाज इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट CII। भाई गवर्नमेंट ने क्या बनाया, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर बनाया। नेशनल, यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। NCIIPC is a nodal agency for taking all measures to protect the nation's CII.
measures to protect यार ये लिखते हैं यार ओके इसके बाद साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जो होता है इंडियन एजेंसीज एंड क्वाड कंट्रीज टू एक्सेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ इंडियाज एसेंशियल सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर डिफेंस between Indian agencies and Quad countries और क्या क्या इनिशिएटिव्स है भाई नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो बनाया गया था 2020 में ओके and Indian Cyber Crime Coordination Center I4C Indian Cyber Crime Coordination Center तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं बट हम गवर्नमेंट ने जो लिए अब हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं भाई जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है उसको सो मेथड्स टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी रेगुलर असेसमेंट करने की ज़रूरत है ऑडिट ऑफ द साइबर कम्युनिटी और साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट्स ओके रेगुलर assessments audits of the cyber security commitments और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम डेवलपमेंट किसकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है भाई डेवलपमेंट ऑफ computer incident response team ओके एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की जरूरत है ना इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी विद इन द साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स वी नीड व्हाट वी नीड इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी within the cyber security workforce and participation of international activities to share good practice ओके एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ग्रेटर डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉल फॉर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ द नेशनल नेटवर्क टू एनहांस देयर रेजिलियंस बाय इम्प्लीमेंटिंग मोर रोबस्ट मेजर्स thus greater digitization of the economy call for continuous valuation of the national network to enhance their resilience by implementing more robust measures.
ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, हमने बात किया अबाउट दी वल्नरेबिलिटीज, है ना। उसके बाद मेजर्स की बात की जिसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात की एंड मेजर्स दैट इज नीडेड की बात की। क्वेश्चन क्या था, दी एक्सपांडिंग डिजिटल लैंडस्केप ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉल फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अ रेजिलियंस अगेंस्ट साइबर अटैक्स, कमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइब्रिड मिलिटेंसी हैज एमर्ज एज अ न्यू पैटर्न ऑफ टेरर। Hybrid militancy has emerged as a new pattern of terror to get the crime committed and shield the criminals in the process. In this context, identify the reason for the rise of hybrid militancy along with security challenges. Reasons की बात करनी है, security challenges की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया, मिलिट्री हाइब्रिड मिलिटेंसी के बारे में पूछा गया। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। Hybrid militancy has emerged as a new pattern of terror to get the crime committed and shield the criminals in the process. In this context, identify the reasons for the rise of hybrid militancy along with the security challenges presented by it. तो यहाँ हमारा अप्रोच क्या होगा, अप्रोच में तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे यार। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, by mentioning about the recent current affair context of hybrid militancy, इसके बाद बॉडी में हम क्या बात करना है, बॉडी डेफिनेशन की बात करेंगे। पहले तो डेफिनेशन की बात करेंगे, हाँ भाई ये हाइब्रिड मिलिटेंसी क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द रीजंस फॉर द राइज। उसके बाद हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके अंदर। उसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय प्रोवाइडिंग सम मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन, measures that need to be taken। सो स्टार्ट करते हैं भाई, मेंशनिंग दैट इन 55 civilian assassination over 2022 in Kashmir, over 70% are attributed to the police to hybrid militants, a new kind of militancy that was treated as challenge of security। ना एक रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो 55 सिविलियंस की जो जान गई थी, 55 सिविलियन assassinations over the 2022 in Kashmir, over 70% are attributed by police to hybrid militants। ओके, नाउ हाइब्रिड मिलिटेंट होता क्या है भाई। हाइब्रिड मिलिटेंट्स आर दोज हु pose as civilians to dissemble their violent activity, who pose as the civilian, जो नॉर्मल सिविलियन जैसे लगते हैं बट वो वायलेंट एक्टिविटी करते हैं, एंड दैट लीड टू डबल लाइफ इन सिविलियन कैपेसिटी एंड शूट दैट टारगेट असाइंड एंड रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। मारते हैं फिर अपने नॉर्मल लाइफ में आते हैं। hybrid militants are the one who pose a civilian to dissemble their violent activity
and they lead a level life in civilian capacity and shoot their target assigned and return to normal life. Okay, they lead a double life in civilian capacity and shoot dead targets assigned and return to normal lives. Okay, so reasons for the rise of hybrid militancy. Reasons for the rise of hybrid militancy. Reasons for the rise of militancy, hybrid militancy: support by the external state, support by the external actors or external state actors. The Pakistan-based extremist group have a rule. Example is Pakistan-based extremist ग्रुप. दूसरा क्या रीजन है भाई? स्ट्रिक्ट एक्शन बाय द पुलिस. स्ट्रिक्ट एक्शन बाय द पुलिस, that is strict arrest and encounter by the police and drop in mass support to the militants on the account of police action has led to a change in the strategy. पुलिस क्या करती थी? जो नॉर्मल होते थे उन लोग को अरेस्ट करती थी, एनकाउंटर कर देती थी, इसलिए अब नॉर्मल जैसे जीने लगे, मारे फिर नॉर्मल जीते हैं. एंड पहले मास का सपोर्ट भी था, वो सपोर्ट भी कम हो गया, सो इसलिए वो नॉर्मल जैसे जीने लगे. और क्या कारण है भाई? दैट इज द डेवलपमेंट इन कश्मीर आफ्टर रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस. डेवलपमेंट्स इन कश्मीर आफ्टर रिमूवल ऑफ स्पेशल स्टेटस, ये भी एक कारण रहा है ना. और अवेलेबिलिटी एंड इजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी सच एज फास्टर इंटरनेट, 3D प्रिंटिंग. आसानी से वो किसी को भी मार सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. सो अवेलेबिलिटी एंड इजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी such as fast internet, 3D printing made it easy to radicalize and hit target. Made it easy to radicalize and hit targets. चैलेंजेस भी हैं भाई बहुत सारे, ये सब तो कारण हो गए.
challenges for security force and they do not have a track record, क्योंकि ये सिविलियन जैसे रहते हैं, so they do not have a track record or focus on soft targets such as civilian and religious minorities. It focuses on soft targets such as civilians and religious minorities, and they are law and order problems. उसके बाद लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द प्रोसेस ऑफ indigenization of terror has led to an increased level of radicalization which need to be addressed to encounter hybrid militancy effectively. तो यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन देंगे भाई 10 strengthening district development councils, de-radicalization monitoring, social media and investing in technology can help to address the problem of hybrid militancy. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. दी 26/11 मुंबई टेरर अटैक, दैट इज द 26/11 मुंबई टेरर अटैक epitomize the sheer scale and scope of urban warfare. In this context, discuss the vulnerabilities of urban center in India to terror attacks. हमको बात करनी है about the vulnerabilities of urban centers. हमारा यहाँ पे अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे भाई. इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेरर अटैक्स इन अर्बन एरियाज. इंफॉर्मेशन regarding terror attacks in urban areas. बॉडी के अंदर हमको क्या बात करनी है भाई? बॉडी के अंदर हमको बात करनी है अबाउट अर्बन टेररिज्म होता क्या है एंड कौन कौन से स्केल पे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में बात करनी है. अर्बन टेररिज्म प्लस स्केल. दूसरा हमको बात करनी है अबाउट द वल्नरेबिलिटीज ऑफ इंडियन सिटीज सच एज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज एंड मोर. ओके, एग्जाम्पल इज डेंसली पॉपुलेटेड. तीसरा हमको बात करनी है अबाउट सम पॉजिटिव एस्पेक्ट विच कैन हेल्प अर्बन एरियाज टू काउंटर टेररिज्म. पॉजिटिव एस्पेक्ट जो कि हेल्प करेंगे हेल्पिंग इन काउंटर टेररिस्ट अटैक्स. कंक्लूजन में हम समराइज करेंगे बाय गिविंग सजेशंस टू मेक अर्बन सेंटर्स सेफ. सजेशंस
टू मेक अर्बन सेंटर सेफ। इसके बाद इंट्रोड्यूस करते हैं भाई। ओके, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट अर्बन टेररिज्म। यहाँ पे हम मुंबई अटैक की बात करेंगे, मुंबई ब्लास्ट ऑफ 1993। अर्बन टेररिज्म रीच्ड इंडिया शोर with the Mumbai blast in 1993, and Indian urban areas has witnessed several major attacks since then. Okay. Indian urban areas have witnessed several major attacks since then। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होता है भाई। अब बात करते हैं अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियाज अर्बन सेंटर टू टेररिज्म। vulnerability of India's urban centers to terrorism, है ना। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एक कारण है भाई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कैजुअलिटी के। ओके, हाई population density and with economic activity and infrastructure, economic activity and infrastructure। हम सोशल टेंशन की बात करेंगे जो कि ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में। ओके, टेररिस्ट ग्रुप एक्सप्लॉइट कम्युनिटी स्पेसिफिक रिसेंटमेंट इन अ डाइवर्स अर्बन एनवायरनमेंट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अट्रैक्टिंग सिंपैथाइजर्स, है ना। टेररिस्ट ग्रुप एक्सप्लॉइट कम्युनिटी स्पेसिफिक resentments in diverse urban environment। सोशल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं ड्रिफ्ट अपार्ट, वो चले जाते हैं दूर दूर, इसीलिए हमारे पास इंटेलिजेंस चैलेंजेस होते हैं यार। So lack of collaboration approach reduce informal is a cause for that। Local communities and public authorities poor mobility planning, that is ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है। एंड लैक ऑफ इमरजेंसी एक्सेस लेन है, इसीलिए यहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यार। ट्रैफिक जैम्स एंड लैक ऑफ इमरजेंसी एक्सेस लेन्स एंड टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ भी है भाई, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, पावर ग्रिड्स हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना। सिंबॉलिक टारगेट्स हैं, कल सॉफ्ट टारगेट्स हैं जैसे कि क्राउडेड मार्केट्स,
शॉपिंग मॉल्स, थिएटर, ये सब सॉफ्ट टारगेट्स हो गए। सिंबॉलिक एंड सॉफ्ट टारगेट्स such as crowded markets, malls, theater, technological vulnerabilities, ये सब भी हैं। ठीक है, हम उसके बाद बात करेंगे। देखो हमने बात कर लिया अबाउट द वल्नरेबिलिटीज। नाउ पॉजिटिव एस्पेक्ट, हेल्पिंग इन what? Helping in counter terrorism is which dense population with well knit society, cooperating and united citizenry, well informed people, habit of India's citizens of finding localized solution, ये हमारे को हेल्प कर सकता है इन क्राइसिस मैनेजमेंट। ओके, however certain characteristics ऐसे लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हेल्पिंग इन क्राइसिस मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्पिंग इन क्राइसिस मैनेजमेंट in a well-knit society, cooperating and united citizenry, well-informed people, habit of citizen of finding localized solution, habits of India's citizens of finding localized solutions। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट मेजर्स सच एज रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर प्लानिंग। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया हमारे इंडियन सोसाइटी का, जहाँ पे हम उस चीज़ों से बच सकते हैं यार, है ना, हम टेररिस्ट अटैक को काउंटर कर सकते हैं इन चीज़ों से। एंड कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट मेजर्स सच एज रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर प्लानिंग, है ना, विथ ब्रीथिंग स्पेस एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, awareness generation are some steps which can be taken to counter urban terrorism. Measures such as robust infrastructure, community cooperation, awareness generation and training are some steps which can be taken to counter terrorism। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एनुमरेट सम ऑफ द नोटेबल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर एंड हाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, हमको बात करनी है अबाउट द अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर और कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ये हमारे को हेल्प किए हैं उसकी बात करनी है। तो अप्रोच क्या होगा भाई, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट इंडियाज अचीवमेंट
in the field of medicine and healthcare. उसके बाद बॉडी में बात करेंगे अबाउट द नोटेबल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ, एक आउटलाइन देंगे इसमें, एंड ये आउटलाइन होगा एंड यही चीज का इलाबोरेट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमको बात करनी है कि कैसे ये जो अचीवमेंट्स हैं वो हमको कंट्रीब्यूट किए हैं इन इंडिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ the achievement contributed to India's socio-economic development। इसके बाद कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर एडवांसमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर एडवांसमेंट फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो इंडियाज अचीवमेंट इन द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, लेप्रोसी ट्रीटमेंट एंड क्यूरिंग visceral leishmaniasis has contributed to socio-economic development। Achievements include Ayurveda, leprosy treatment and curing visceral leishmaniasis have contributed to socio-economic development through improved life expectancy and disease control, through improved life expectancy ओके। हम बात करेंगे अबाउट दी नोटेबल अचीवमेंट्स की। नोटेबल अचीवमेंट्स क्या क्या हैं भाई इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। फर्स्ट इज साइंटिफिक एडवांसमेंट इन आयुर्वेदा बाय प्रमोटिंग अ होलिस्टिक अप्रोच एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन इंटीग्रेशन। साइंटिफिक एडवांसमेंट इन आयुर्वेदा discovery of urea stibamine by Upendra Nath Brahmachari for the treatment of visceral leishmaniasis। Discovery of urea stibamine by Upendra Nath Brahmachari as a treatment of visceral leishmaniasis। visceral leishmaniasis क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं भाई। डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट रोटा वायरस बाय इंडियन साइंटिस्ट।
discovery of vaccine against rotavirus by Indian scientist, and first male contraceptive, that is reversible inhibition of sperm under guidance world's first male contraceptive RISUG, that is reversible inhibition of sperm under guidance। एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। तो ये सब अचीवमेंट्स हो गए। अब ये अचीवमेंट्स कैसे हमको हेल्प किए हैं इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई दे हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, increase life expectancy in India and lower the infant death। जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम have lowered infant deaths, है ना। जो प्रोडक्टिविटी है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ा है भाई। प्रमोटेड मेडिकल टूरिज्म, इट प्रमोटेड मेडिकल टूरिज्म एंड अफोर्डेबल जेनिक, है ना, प्रोड्यूसिंग। India is the major player in the global pharma industry, producing affordable generic medicine and vaccine. Producing affordable generic medicine and vaccines. Last में conclude करेंगे mentioning that healthcare advancement are crucial for socio-economic development and improving access, affordability and quality of healthcare can maximize their benefits. Healthcare advancements are crucial for socio-economic development and improving access, affordability and quality of healthcare can maximize benefits। तो ये मेडिकल स्टूडेंट है, मैं अगर मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। हमसे इंटरव्यू में तो पूछ ही सकते हैं भाई कि बताओ हमारे हेल्थ के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये, डॉक्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। डॉक्टर के लिए भी ये होना चाहिए कि वो एक्सेस को बढ़ाए, अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाए एंड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, impact of biotechnology on agriculture productivity and food security is improvised region, है ना, in improvised region is overestimated and come with significant drawback। Analyze, फिर से पढ़ते हैं, critical analyze पूछा है। The impact of biotechnology in agriculture productivity
द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी इज impoverished region is overestimated and come with a significant drawback, critically analyzed। तो हमको बात करनी है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो कहाँ कहाँ पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे एंड फूड सिक्योरिटी पे। ओके, अप्रोच में सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, बताएंगे अबाउट द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। इंट्रो में बात करेंगे अबाउट दी रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। बॉडी में बात करना है अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव impact of biotechnology on agricultural productivity and फूड सिक्योरिटी। इसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे भाई बाय मेंशनिंग अबाउट अ बैलेंस्ड अप्रोच टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमको क्या चाहिए, हमारे पास एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ओके, सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द बायोटेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, fortified crops for enhanced nutrition and disease resistance। तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बायोटेक्नोलॉजी हैज significant production or significant impact through genetic engineering, biopharmaceutical production and fortified crops for enhanced nutrition and disease resistance। ओके, अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, सिंपल आंसर है भाई, सिंपल से पॉजिटिव नेगेटिव में ख़त्म करना है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या होगा भाई, इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड, है ना, मतलब क्रॉप यील्ड बढ़ा एंड इट बिकेम मोर रिलायबल हार्वेस्ट एंड मोर रिलायबल हार्वेस्ट। और क्या हुआ भाई, न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ा है ना, सो इट विल एड्रेस माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एनहांस न्यूट्रिशनल कंटेंट। सो कैसे भाई, बायोटेक्नोलॉजी से हमने इंट्रोड्यूस किया जीन्स को, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले जीन्स को, सो इट विल एड्रेस malnutrition and nutritional deficiency। और ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस डेवलप हुआ है भाई,
ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस क्रॉप में डेवलप हुआ है, जिससे मेंटेन कर पाएंगे फूड प्रोडक्शन इवन अंडर एडवर्स कंडीशन. इट विल ओवरकम इन्वायरमेंटल लिमिटेशंस. और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है? पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट. जो बायोटेक्नोलॉजी से हम जो क्रॉप बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है भाई? पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट आसानी से हो रहा है. रिड्यूस हुआ है रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड. इट रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया. अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, हमको क्रिटिकली एनालाइज पूछा है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट में हमारे पास वही आता है भाई, दैट बैरियर इन अडेप्टिंग एंड एक्सेसिंग बायोटेक्नोलॉजीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स एक्सपर्टीज. कई कई जगह में है ना, रीजन्स कुछ रीजन्स में ये नहीं है यार. जो इम्प्रोविस्ड रीजन है हमारे, जो बैकवर्ड टाइप की रीजन है, इम्प्रोविस्ड रीजन्स जो हैं, फेस बैरियर्स इन adopting and assessing biotechnology due to lack of infrastructure, resource and expertise. और क्या है भाई? स्ट्रगल टू अफोर्ड एंड एक्सेस बायोटेक्नोलॉजी. फार्मर्स विथ लिमिटेड रिसोर्स struggle to afford and access biotechnology. ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है. एंड लॉस ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस एंड नॉलेज. ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस एंड नॉलेज. और क्या यहाँ पे अल्टर द न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पोजिंग रिस्क, है ना, स्पेशली इन द रीजन्स वेयर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स आर ऑलरेडी डेफिशिएंट. अल्टर न्यूट्रिशनल कंटेंट posing risk of nutritional deficiency in local diet. ये सब हो गया. नाउ हम बात करेंगे कंक्लूजन में, मतलब उन रीजन्स में जहाँ पे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो कम है, उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जब न्यूट्रिशनल कंटेंट को अल्टर किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी से. तो ये सब चीज़ें हैं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, है ना, rigorous testing, regulation and monitoring are crucial to mitigate potential risk associated with biotechnology. Okay, thus rigorous टेस्टिंग एक तरह से मेजर्स हैं ये जो कि हमको लेने चाहिए ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए. सो रिगरस टेस्टिंग, रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग आर क्रूशियल टू मिटिगेट पोटेंशियल
रिस्क एसोसिएटेड विथ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कवर किया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी इन impoverished रीजन इज ओवर एस्टिमेटेड एंड कम विद सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स। क्रिटिकली एनालाइज, हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की, नेगेटिव इम्पैक्ट की बात की, एंड कुछ मेजर्स जिससे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म कर पाए, जैसे कि रिगरस टेस्टिंग, रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग को एक तरह से हमने कंक्लूजन में बताया। दिस इज पार्ट 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 3 की।